सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। अभी एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 21 है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारी PYQ सीरीज़ के आधे लेक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था अराउंड 40 लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं। एग्जैक्ट 40 नहीं होंगे, हो सकता है एग्जैक्ट 40 भी हो जाए, लेकिन हाँ रफली आप ये मान के चल सकते हैं कि आधे लेक्चर्स हम लोग जो हैं फिनिश कर चुके हैं। कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी तक अभी आज 4 मिनट लेट। अच्छे एग्जैक्टली याद है मुझे, 9:16 और 58 सेकेंड पे मैंने क्लास को लाइव किया था। तो इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो, वॉइस लो है और चिल्ला दें हैं, बताओ जल्दी। सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी अभी। हाँ, टेम्पल का भी एक क्लास करेंगे। 5 ईयर प्लान का लेक्चर सर। 5 ईयर प्लान कर चुके हैं, ठीक है। अब बार बार 5 ईयर प्लान ही नहीं करते रहेंगे। FRB में कर चुके हैं 5 ईयर प्लान। ऑल क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने लेक्चर्स होंगे PYQ में, क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड टू सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार के बारे में उल्लिखित है। कहाँ वॉइस लो यार, एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 21। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारी PYQ सीरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू, ठीक तो है वॉइस है। चलो भाई, तो विच आर्टिकल ऑफ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो मेंशन करता है अबाउट राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड टू सेंड मैसेजेस टू हाउस, यानी कि हाउसेस को एड्रेस कर सकता है। एड्रेस करने का मतलब है संबोधित कर सकता है, और उनको मैसेज भेज सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो कौन सा ये आर्टिकल है। अब अगर आपको, मैंने आपको बताया था, अगर यूनियन का आपको आर्टिकल पता है, यानी कि पार्ट 5 में भी ऐसे ही कोई आर्टिकल होगा जो बात कर रहा होगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को क्या वो भेज सकता है, वो एड्रेस कर सकता है और उनको मैसेज भेज सकता है। उसमें तो होता है आपका आर्टिकल नंबर 86। तो क्या कर देना होता है, पार्ट 6 का आर्टिकल निकालने के लिए, स्टेट का आर्टिकल निकालने के लिए 89 ऐड कर देना होता है। कितना हो जाएगा, 175, ख़त्म। एज सिंपल एज दैट, ठीक। 171 किसकी बात करता है, ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो विधान परिषद होती है राज्यों की, उसका संगठन किस तरह से होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आर्टिकल 169 में दिया हुआ है किस तरह से इसको क्रिएट और अबॉलिश किया जा सकता है। हम देख चुके हैं कि पार्लियामेंट यानी देश की संसद इसको क्रिएट और अबॉलिश कर सकती है, एंड दैट टू विद अ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। और कॉम्पोजिशन किस तरह का होता है, कॉम्पोजिशन होता है मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जरा बताएंगे कमेंट में। 1/3 इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, 1/3 इलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, 1/12 बाई ग्रेजुएट्स, 1/12 बाई टीचर्स, और रिमेनिंग 1/6 क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के द्वारा लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की फील्ड में। क्लियर। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट, क्या मैंने पूछा था, मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है उसका 1/3 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने स्टेट्स में है, टोटल 6 राज्यों में, और उसको हम कबूतम करके याद करते हैं, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमारे 6 स्टेट हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद देखने को मिलेगी। वहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें कैसा क्या होता है, जो कि आर्टिकल आपका इसमें कैसा क्या होता है, इसमें आपका होता है जो कि आपका आर्टिकल 170 मेंशन्ड है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें मिनिमम 60 और मैक्सिमम, अगर बात करें कुछ स्टेट्स के लिए एक्सेप्शंस हैं, और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में कहाँ पे मेंबर्स हैं, यूपी में। आर्टिकल 172 की अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 172, दैट टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनका टर्म कितना होगा, टर्म मतलब कितने साल तक चलेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल तक, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हमें पता है कि ये परमानेंट हाउस है, तो इसका एज सच कोई टेन्योर नहीं होता है। इसके हर 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। सिमिलरली इसी की तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ, लोकसभा और राज्यसभा का जो टर्म है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा आर्टिकल होगा। आर्टिकल नंबर 176, अनुच्छेद नंबर 176, ये किसकी बात करता है, ये बात करेगा 89, घटा दीजिए इसमें, कितना आएगा इसमें, ठीक है, तो ये आएगा आपका 87, ठीक है, 87 आएगा। तो आर्टिकल 87 किसकी बात करता है, मोशन ऑफ थैंक्स की बात करता है। लेकिन इसमें मोशन ऑफ थैंक्स करके इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, इस आर्टिकल में लिखा है स्पेशल एड्रेस, जो विशेष संबोधन करेंगे कौन, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति जी हैं वो स्पेशल एड्रेस करते हैं। अभी मैंने बताया 175 में है कि एड्रेस करते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, 176 में है कि स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं। कौन, गवर्नर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका दिमाग चकरा रहा हो, क्या 89 हो रहा है, क्या ये 87, क्या 177। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब तुमने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो देखो पहले, ठीक है। स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। अब ये स्पेशल एड्रेस क्या चीज़ होती है, तो जब भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, तो उसके बाद जो पहला सेशन होता है, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, पहला सत्र हुआ, बजट सत्र हुआ कि नहीं, वही अभी जो सत्र शुरू हुआ इसके बाद, इलेक्शन के बाद, तो इसमें आपने देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आप देखते होंगे, तो जितने भी लोग थे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, खासकर जैसे जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के, तो अपना संबोधन देने के बाद क्या बोल रहे थे, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का सपोर्ट करता हूँ, इस तरह से। वही होता है मोशन ऑफ थैंक्स, जब जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को कलेक्टिवली, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। लेकिन सिर्फ जनरल इलेक्शन के बाद ही नहीं, हर साल का जो पहला हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला सत्र होता है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, उसको भी हम वहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है वो हमारा एड्रेस करता है दोनों हाउसेस कलेक्टिवली। इन 2 मौक़ों पे जो एड्रेस करता है स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट, उसको हम मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 87 और इसमें 89 ऐड कर देंगे तो ये गवर्नर का हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। और इसको पास करवाना ज़रूरी होता है सरकार के लिए। अगर इसको मोशन ऑफ थैंक्स को पास नहीं करवा पाया जो हमारा सरकार है, तो उसके खिलाफ जो है वो सरकार गिरने का चांस रहता है। सर आप गए थे ना, कहाँ गए थे? चलो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स और द मालिकुत तुज़र बाय द बहमानी रूलर हुमायूं शाह। तो हुमायूं शाह के द्वारा ये टाइटल किसको दिया गया था? हुमायूं शाह कौन था? तो हुमायूं शाह का एक टाइटल ध्यान रखना जो कि पूछता है एग्जाम में, वो जालिम है। ये बहमानी रूलर था। बहमानी किंगडम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो बहमानी एम्पायर है वो कब स्टैब्लिश होता है और कौन स्टैब्लिश करता है इसको। तो ये स्टैब्लिश होता है ईयर 1347 एडी में, 1347 ईस्वी में। कौन करता है? अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसको कि हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल क्या थी? गुलबर्ग थी। बाद में इसको बिदर शिफ्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा। इसका सही आंसर होगा महमूद गवन। महमूद गवन को ये टाइटल दिया था चीफ ऑफ मर्चेंट। कल मैंने आपको कुछ और भी चीफ ऑफ मर्चेंट बताया था। चीफ ऑफ मर्चेंट कारावांस किसको बोलते हैं? जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, इनमें से कौन सा टाइटल हरीस या फिर इनमें से कौन सी जो पोस्ट है और या फिर ऑफिस है उसको हरिसेन ने नहीं होल्ड किया था? तो कौन सी पोस्ट थी? नगर श्रेष्ठी की पोस्ट उसने नहीं होल्ड करी थी हरिसेन ने।
और कुमार अमर्त जो कि एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है, संधि विग्राहिका ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, और महादंड नायिका ऑफिसर ऑफ जस्टिस, ये तीनों पोस्ट उसने होल्ड करी थी, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, प्रयाग प्रशस्ति से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे ही सार्थवा जो चीफ ऑफ मर्चेंट कारावांस होता था, तो ये महमूद गवन को टाइटल दिया गया था। गुलबर्ग से बिदर किसने शिफ्ट करी कैपिटल? अहमद शाह फर्स्ट ने। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि देवराय वन, क्योंकि ये जो थे ना, कौन ये जो बहमानी एम्पायर वाले थे, ये डायरेक्टली टसल में थे विजयनगर वालों से। जैसे ही कृष्णा रिवर मैंने आपको बताया था, इसके नीचे पूरा ये विजयनगर एम्पायर था और इसके ऊपर जो था यहाँ तक बहमानी किंगडम था। तो देवराय वन को किसने डिफीट किया था अगर पूछ ले तो? हु डिफीटेड दी देवराय वन, किस रूलर ने? तो ये था फिरोज शाह, और हराने के बाद इसकी बेटी से शादी भी करी। देवराय वन के टाइम पे ट्रैवलर कौन सा आया था ये बताएंगे कमेंट में, देवराय वन के टाइम पे और देवराय सेकंड के टाइम पे। ये जो बहमानी एम्पायर है मैं आपको बता चुका हूँ 5 किंगडम्स में बट गया था। कौन कौन सा? बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर। ठीक, ये 5 किंगडम से बट गया था, जिसमें कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा सबसे इंपॉर्टेंट थे। बेरार को सबसे पहले एनेक्स किया गया था अकबर के टाइम पे। अकबर का जो लास्ट एक्सपेडिशन था वो खंडेश में था, मैंने बताया था 1601 में खंडेश, और उसके बाद जस्ट तुरंत बाद बेरार को जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया था। अहमदनगर बाई उसके बाद शाहजहां के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया, और बीजापुर और गोलकोंडा ये इसके बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब। शाहजहां किसको चाहता था कि वो उसका उत्तराधिकारी बने, जरा बताओ कमेंट में। तो औरंगजेब ने 1685 या फिर कहीं कहीं 1686 लिखा होगा या कहीं कहीं 1685, और ये 1687 में ऑक्यूपाई या फिर कैप्चर कर लिया। क्लियर। और उसके बाद हमें पता है कि तालीकोटा के बैटल में इन्होंने ही, यानी कि जो बहमानी किंगडम के जो ये 5 जो हैं, इन्होंने तालीकोटा के बैटल में इन तीनों ने मिलकर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा ने मिलकर किसको हरा दिया था? विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था ये बैटल, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं। 1556 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। 1565 में तालीकोटा, जिसको राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं। अली रामा राय इसके लास्ट रूलर थे जो ये लीड कर रहे थे तालीकोटा में। बट हमें पता है कि हम सही रंग थर्ड को भी कंसिडर करते हैं लास्ट रूलर, क्योंकि वो एक पहले तो संगम हमने देखा था किस तरह से इसमें वो आए थे, तो संगम, सुलुव, तुलुव और अराईवीडू। तो जो अराईवीडू डायनेस्टी है वो थोड़े टाइम तक आगे भी चलती रही तालीकोटा के बैटल के बाद, तो श्री रंग थर्ड को लास्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो अली रामा राय ऑप्शन में होंगे। देवराय वन के टाइम पर ट्रैवलर आया था इटालियन ट्रैवलर निकोलो दी कॉन्टी, और जो पर्शियन ट्रैवलर था अब्दुल रज़ाक, वो देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। डोरते बारबोसा और डोमिंगो पीस पोर्चुगीज़ ट्रैवलर केडीआर के टाइम पे आए थे, और फरनाओ नूनीस पोर्चुगीज़ ट्रैवलर ये अच्युत देवराय के टाइम पे आया था। क्लियर। कमेंट में आप बताएंगे कि बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और गोलकोंडा में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, और इन्होंने क्या क्या बनवाया था, ये आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजापुर में अगर बात करेंगे तो आदिल शाही डायनेस्टी का रूल था, इन्होंने ही हैदराबाद की 4 मीनार बनवाई थी। और गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी का रूल था, कुली कुतुब शाह इसमें पहला रूलर था, और इसने बनवाया था कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनवाया था हैदराबाद का 4 मीनार, और आदिल शाह ने बनवाया था जो गोल गुंबज है, गोल गुंबज। आर्किटेक्ट इसमें कौन था? याकूत ऑफ दाबुल था। और जो गोलकोंडा फोर्ट है, ध्यान रखना, गोलकोंडा फोर्ट वो ककातिया डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, जिसको बाद में इन्होंने वो पैटर्नाइज किया था कुतुब शाही डायनेस्टी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन निम्नलिखित में से वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके सेल्फ रिलायंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग या डिसइन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण की विशेषता है? चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो हमने पता है या फिर हमने पढ़ चुके हैं कि इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन शॉर्ट जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो लाए गए थे 1991 में। और उसके पीछे का रीज़न मैंने बताया था कि 1990 में किस तरह से
इंडिया को इकोनॉमिकल क्राइसिस सफ़र करना पड़ा था, जिसको कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से जानते हैं, बीओपी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और आज ये इतने व्यूवर्स कम क्यों दिख रहे हैं भाई? रोज़ तो लगभग इसका 2.5 टाइम्स होता है। कभी कभी कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जितना कि मुझे पता चल रहा है। चलो, तो 1990 में क्या हुआ था? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन का जो क्राइसिस है, वो हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए गए थे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है और कौन इस समय ज़रा बताएंगे? प्राइम मिनिस्टर था और कौन इस समय फाइनेंस मिनिस्टर था, और ये रिफॉर्म्स किस 5 ईयर प्लान के बाद लाए गए थे? किस 5 ईयर प्लान के बाद लाए गए थे, ये आपको बताना है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक, वही तो पूछा है यहाँ पे, हाँ नहीं, ग्लोबलाइजेशन पूछा है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने रिस्ट्रिक्शंस, डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हो। कैसे रिस्ट्रिक्शंस? कि भाई ये पर्टिकुलर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भारत में सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कर सकती हैं, सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह के जो लिमिटिंग मेजर्स हैं उनको हटा देना लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको भी बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को कंपनी कोई लगानी है किसी सेक्टर में तो उसको हर चीज़ में गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक तरह से हमने देखा था कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म से हमने लाइसेंस राज्य को ख़त्म कर दिया था भारत से, जो 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आईपीआर में हमने 4 ग्रुप में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया था, और सेकेंड आईपीआर में कितने शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा था, ये आप बताएंगे। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब वैश्वीकरण होता है, मतलब जहाँ पे आप फॉरेन कंट्री से इंटरैक्ट करते हो, उनसे ट्रेड वगैरह करते हो, एंड दैट इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, कि आप इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को लिबरलाइज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा हटा रहे हो, वो कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। विनिवेश, जरा कमेंट में बताएंगे जो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो किस में जाता है? रेवेन्यू, कैपिटल कहाँ जाता है? प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है पोस्टुमसली, पीवी नरसिम्हा राव जी, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है। और ये किस 5 ईयर प्लान के बाद आया था? 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान 1990 में ख़त्म हुआ था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और इसके गोल क्या था जरा बताएंगे? मैंने 3 कीवर्ड्स आपको बताए थे यहाँ पे। डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा जाएगा कैपिटल रेसीट में। ठीक है, कैपिटल रेसीट में। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब है अपना एसेट को सेल कर देना, तो एसेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत खर्चा होता है, पूंजीगत व्यय होता है, वो कैसा होता है? वो डेवलपमेंटल नेचर का होता है। डेवलपमेंटल नेचर का होता है, वो अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है। और इसमें मैंने कीवर्ड बताए थे FWP, फूड, वर्क और यानी एम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना वर्कर्स की। ये टारगेट थे 7th के। इसके बाद एनुअल प्लान आए। इमीडिएटली कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। 91 और 92 में एनुअल प्लान आए, और उसके बाद 92 के बाद 8th 5 ईयर प्लान आया था। और कभी कभी पूछता है किस 5 ईयर प्लान के पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए थे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस 5 ईयर प्लान के पहले लाए गए थे? तो इट इज़ 8th 5 ईयर प्लान के पहले। और 8th 5 ईयर प्लान इंडिकेटिव पॉलिसी पे बेस्ड है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस मिशन में 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था, ये भी जरा बताइए। कल आपको पढ़ाया था ये चीज़, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। रिजर्व रेशियो एंड मनी सप्लाई हैव अ डैश रिलेशनशिप। आरक्षित अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, एक नेगेटिव है, लीनियर है, या फिर सिमेट्रिकल है। रिजर्व रेशियो और मनी सप्लाई। व्हाट इज दिस रिजर्व रेशियो? ये बैंक है। ठीक, बैंक, अब वही याद आ रहा है मैंने बताया था कि हम आगे ये पढ़ेंगे बैंक का एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, तब हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे आने वाले हैं वो इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे। नहीं समझोगे तो फिर गए वो सारे कॉन्सेप्ट। ये बैंक होती है। बैंक अपना पैसा मुनाफा कैसे बनाती है? बैंक अपना मुनाफा ऐसे बनाती है कि जो कोई भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, क्यों करता है? सेफ्टी के लिए, और थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहता है। तो ये यहाँ पे अपना बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करता है। कोई भी, मान लो ये मुन्नू है, मुन्नू अपना वो करता है डिपॉजिट, और मुन्नू को बैंक बोलती है कि हमारे पास तुम्हारा पैसा सुरक्षित है और तुमको हम चिंता मत करो, हम तुमको पूरा 5% ब्याज देंगे। ठीक है। और ये मान लेते हैं छुन्नू है, छुन्नू को
पैसे की ज़रूरत है। क्यों पैसे की ज़रूरत है? मान लो कि छुन्नू को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए उसको पूंजी की ज़रूरत है। बिकॉज हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है तो क्या फैक्टर्स होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या? एक तो होता है कि लैंड चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, कम मजदूरी चाहिए होते हैं काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होता है, और उसकी उद्यमिता खुद की, उसका खुद का दिमाग। तो या फिर मेन ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उसकी उद्यमिता है। तो लैंड में तो वो क्या करता है, ज़मीन अगर कोई लेगा तो उस पर रेंट देगा, लेबर को वेजेस यानी सैलरी देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो इस छुन्नू को ब्याज भरना पड़ेगा। ये छुन्नू ने, मान लेते हैं जो मुन्नू ने पैसा दिया 10,000 रुपये जमा, या फिर 100 रुपये मान लेते हैं मुन्नू ने जमा करवाया, और छुन्नू को 100 रुपये की ज़रूरत है। तो छुन्नू ने यहाँ से 100 रुपये उठाए और बैंक ने बोला कि बेटा छुन्नू ले तो जा रहे हो, लेकिन इसमें हमें तुम्हें 9% इंटरेस्ट रेट देना होगा, 9%। तो छुन्नू ने बोला ठीक है मास्टर साहब, ठीक है। तो बैंक को 9%। अब बैंक क्या करेगी? बैंक ने यहाँ पे देखिए, बैंक 5% दे रही है मुन्नू को, ले रही है छुन्नू से 9%, यानी जो 4% है वो बैंक का मार्जिन, जिसको कि स्प्रेड बोलते हैं। ये बैंक का स्प्रेड यानी मार्जिन यानी मुनाफा। इसी से बैंक अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एसी, पंखा, जहाँ पे उसने ज़मीन ले रखी वो सब, और सब कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह इसी से कमाती है। अब मान लेते हैं कि ये जो 100 रुपये छुन्नू को दे दिए, अब मुन्नू उसी बीच आ गए कि हमें हमारा पैसा दो, तो बैंक भाग के थोड़ी ना जाएगी छुन्नू के पास, तुम भी पैसा लौटाओ हमारा, ऐसा तो है नहीं, तो बैंक की वैल्यू ख़राब होगी, है ना। तो फिर क्या किया जाता है? आरबीआई बोलता है जानकार रही बनिए, सतर्क रहिए। आरबीआई बोलता है कि जो भी आपके पास पैसा आता है बैंक से, बोलता है उसका सर्टेन पार्ट आप कैश के फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट कर दो। उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। सो दैट आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा बना हो और ऐसा ना हो कि बैंकिंग सिस्टम फेल कर जाए। इसी को बोलते हैं हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात, ठीक। फिर आरबीआई बोलती है कि बेटा एक काम और करो कि ये तो कैश के फॉर्म में तुम रख लो, कुछ और चीज़ें भी, तुम वो पैसा मत उठाओ, उसको गोल्ड के फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लो। क्योंकि कैश में तो देखो हम तुम्हें इंटरेस्ट रेट ब्याज व्याज भरेंगे नहीं। अब जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने या फिर तुम हो, तुमने घर में पैसा रख रखा है तिजोरी में छिपा के, उसमें क्या ब्याज मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं मिल रहा है, घुइयाँ तक नहीं मिल रही तुमको उसमें तो। लेकिन वही अगर तुम बैंक में डाल दोगे तो कुछ रेट मिलेगा, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर्स में कुछ तो मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं आरबीआई बोलती कुछ पैसा इस फॉर्म में रख दो, गोल्ड और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। तो CRR और SLR आप समझ गए क्या होते हैं, ठीक। अब मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई को ऐसे समझिए, मनी मल्टीप्लायर से। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि कितना पैसा घूम रहा है इकोनॉमी में, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, मनी सप्लाई बोलते हैं। अब अगर आरबीआई रिजर्व रेशियो बढ़ा देगी, इसका मतलब है कि बैंकों से वो ये बोल रही कि तुम हमारे पास ज़्यादा पैसा रखो। अगर बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रख देगा, लोगों के पास कम लेंड करने के लिए उसके पास होगा, लोगों के देने के लिए कम होगा ना, क्योंकि उसके पास 100 रुपये हैं। अभी वो आरबीआई बोल रहा था 5 रुपये हमारे पास रखो, तो वो 95 रुपये लेंड कर पा रहा था। अभी वो आरबीआई बोला नहीं 10 रुपये हमारे पास रखो, यानी 10% हमने कर दिया CRR, तो उसके पास सिर्फ 90 रुपये बचे। यानी कि जैसे CRR बढ़ेगा, SLR बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा। सिंपल इन्वर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? इसको धन गुणक बोलते हैं हिंदी में, कि कितने से मनी मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो बैंक ये पैसा उठा रहा है, जो बैंक पैसा ले रहा है, ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है, उसकी देता है, क्योंकि उसको वो देना है पैसा मुन्नू को। और जो ये पैसा दे दिया है छुन्नू को, ये बैंक के लिए एसेट है। क्यों एसेट है? पूंजी क्यों है? क्योंकि उस पर बैंक को मुनाफा हो रहा है। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी और एसेट समझ गए। बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है जो उसके डिपॉजिट्स होते हैं, उसके लिए वो लाइबिलिटी होती है। और बैंक के एसेट्स क्या होते हैं? जो उसने पैसा लोन पे दे रखा होता है। अच्छा, बैंक की जो लाइबिलिटी होती हैं ये भी 2 तरह की होती हैं। लाइबिलिटी जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक तो डिमांड लाइबिलिटी और एक टाइम या फिर टर्म लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा डाल रखा है। करंट अकाउंट में जो लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका करंट अकाउंट होता है, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने होते हैं हर दिन। सेविंग क्या होता है?
जो हम लोग खुलवाते हैं, मतलब जो धंधा वंधा नहीं करते हैं। तो इसमें आप कभी भी जाओ, एटीएम कार्ड डाला, खड़ाक से पैसा निकला, बैंक में गया, बैंक में पर्ची भरी, खड़ाक से पैसा मिल गया। टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट में आ जाते हैं तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या फिर आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें ऐसा नहीं कि तुम बैंक के पास या तुम तुरंत पैसा, अगर एफडी तुम तोड़वाओगे तो तुम्हें इसमें पेनल्टी लगेगी। तो ये क्या है, टाइम, एक टाइम पे मैच्योर होंगे और तब तुम्हें मिलेंगे, ऐसा नहीं तुरंत मिल जाएंगे। तो ये टाइम में टर्म डिपॉजिट होते हैं, ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द टाइम। लिक्विड का मतलब होता है इकोनॉमी में पैसा, कैश। लिक्विड का मतलब कैश होता है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इसमें जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको सही स्टेटमेंट्स चुनना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरा करंट अकाउंट अच्छा निशांत सिंह, धंधा करते हुए कौन हो? बिल्कुल सही है। टर्म मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद। चलो, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो बहुत सारे आइलैंड इंडिया के, लेकिन मेजरली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। कौन कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है? ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्कीपेलागो के नाम से भी जानते हैं, अगर कभी आर्कीपेलागो दिख जाए आपको शब्द। तो ये है आपका अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी। यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। यहाँ पे वो स्टेटमेंट याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदा है, जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार भी कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, लेकिन एसएससी जो मानती है, जो ये सीपीओ का सवाल है, और एक्चुअल में उस समय देखना भूल गया, नहीं तो मैं डेफिनेटली इसको बोलता चैलेंज करने के लिए। बिकॉज एसएससी ने जो इसमें आई थिंक आंसर माना है, कुछ लोग जो यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, हो सकता है उन्हीं की शिफ्ट में क्वेश्चन, तो उसने स्टेटमेंट को गलत माना है। गलत ये माना है तो बी ये वाले नहीं माने हैं। ठीक है, और इट इज़ बिलीव्ड दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड, अभी बताऊंगा क्यों सही है। इट इज़ बिलीव्ड दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ये भी गलत माना है। इट इज़ बिलीव्ड दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ठीक है, ए एंड डी माना है उसने, ऑप्शन नंबर 3 माना है। ठीक है, यही माना है शायद, जितना कि मैंने देखा है। तो इट इज़ बिलीव्ड, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए चैलेंज किया जा सकता था, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी भी सही होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अंडमान निकोबार जो है एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारे हिमालय यहाँ से रन होते हैं, सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है नामचा बरवा में, देन यहाँ से म्यांमार में जाते हैं, जहाँ इनको अराकानियोमा हिल्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे गायब हो जाते हैं, और उन्हीं का ही एक्सटेंडेड, उन्हीं का ही उठा हुआ पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि कोरल्स नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ तक कि मैं तुम्हें बता दूँ, लक्षद्वीप या फिर भारत के कहीं से भी कोई भी आइलैंड ले लो, कुछ भी ले लो भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा कोरल के अंडर अगर एरिया है तो वो अंडमान एंड निकोबार में है। यानी लक्षद्वीप से भी ज़्यादा कोरल तो अंडमान निकोबार में है। तो अगर पहला वाला सही है तो दूसरा गलत कैसे हो सकता है? और ये हम नहीं, ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है, सीडीएस के पेपर में, सीडीएफ आई थिंक सीएपीएफ में। तो ये इसलिए गलत है। बिल्कुल एक्सटेंशन है, अराकानियोमा के उठे हुए भाग हैं, लेकिन कोरल रीफ्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोरल आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर ये लिखता कि अंडमान निकोबार कंपोज्ड ऑफ ओनली कोरल आइलैंड इस तरह से, तो स्टेटमेंट गलत होता। तो मेरे हिसाब से तो ए, बी एंड डी होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन चुनने थे, 2 ही स्टेटमेंट चुनने थे, तो बेटर यहाँ पे ए एंड डी होंगे। ठीक है, नो सर वो कोरल्स नहीं है। अच्छा, गए थे देखने कोरल्स हैं कि नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अभी। और कोरल्स के बारे में बता चुका हूँ कि कोरल्स के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे कि इनको क्लियर वाटर चाहिए होता है, मडी वाटर नहीं, प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है, 30 से लेकर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है इनको। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। और इनको फ्रेश नहीं, सॉल्ट वाटर चाहिए होता है, तभी आपको बहुत ज़्यादा एकदम इमीडिएटली कोस्ट में, तट में देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर इतनी चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, ये सर्टेन ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने, मतलब इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान को साउथ अंडमान बोलते हैं। ये है आपका लिटिल अंडमान, ये है कार निकोबार। ठीक है, ये है आपका लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ या लोअर, देन लिटिल, देन कार,
देन आपका लिटिल निकोबार और देन ग्रेट निकोबार। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ध्यान रखना, इट इज़ द यूटी विद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, और वो नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है। फिर अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल सिटी है वो साउथ अंडमान में है, वो साउथ अंडमान में है। मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में यहाँ पे पड़ता है भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, वो है बैरन वोल्केनो। नॉर्थ अंडमान के इधर पे पड़ता है नारकोंडम, जो कि भारत का एकमात्र डॉर्मेंट वोल्केनो है। इतनी चीज़ें क्लियर। देन इसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सेपरेट करता है, अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, कौन सेपरेट करता है, तो इट इज़ डंकन पैसेज। ये एक पैसेज है जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 डिग्री, ये 10 डिग्री क्या कर रहा है, ये पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग कर रहा है। ऊपर वाले अंडमान है और नीचे वाले निकोबार हैं, तो ये 10 डिग्री चैनल है। एक्चुअल में ये 10 डिग्री नंबर का एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश है, ठीक है। उसी को हम 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग कर रहा है। क्लियर इतनी चीज़, तो 10 डिग्री चैनल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डंकन पैसेज और 10, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी अलग कर रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक। यहीं पे आपको मिडिल के पास में ही आपको एक 12 टांग आइलैंड देखने को मिलता है, 12 टांग आइलैंड। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है, यहाँ पे एक 12 पानी लेक देखने को मिलता है, 12 पानी लेक, जिसको कि हम उमियाम लेक के नाम से जानते हैं। ये कौन सा स्टेट है, गारो खासी जयंतिया वाला स्टेट, वो स्टेट जहाँ पे वंगाला बैदिन खलाम और नोंगक्रेम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वो फेस्टिवल है जहाँ पे शतशुक्र फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये है हमारा मेघालय, जहाँ की मौसिन राम में हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। वो कौन सी हिल्स में सिचुएटेड है ये आप बताएंगे। अभी आते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। लक्षद्वीप में भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। इसकी कैपिटल है कावरट्टी। लक्षद्वीप इज़ दी यूटी विद दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है यूटीज़ में। अगर बात करें 91.85% लिटरेसी रेट। और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, स्मॉलेस्ट यूटी है। ये वो आपका है जहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान निकोबार में, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। इसका जब से सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है मिनीकॉय आइलैंड। ये क्या है, ये है मिनीकॉय। तो ये पूछता है कि ये लक्षद्वीप के जो आइलैंड है उसको मिनीकॉय से कौन अलग करता है। मिनीकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये है 9 डिग्री चैनल, लेकिन बहुत ही साउथ में लोकेटेड है, 9 डिग्री चैनल। इसी मिनीकॉय के नीचे मालदीव से शुरू हो जाता है। और मिनीकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो किसको अलग कर रहा है, वो मालदीव्स और मिनीकॉय को, ठीक है। या फिर मिनीकॉय या फिर आप लक्षद्वीप भी बोल सकते हो, को मालदीव्स, जिसकी कैपिटल क्या है, माले है, ठीक है। और मोहम्मद मिर्ज़ू यहाँ का क्या है, प्रेसिडेंट है। क्लियर इतनी चीज़, और कुछ यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, सैडल पीक तो हाईएस्ट पीक है। और ध्यान रखना जो माउंट थुइलर है वो यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो ग्रेट निकोबार में है। माउंट जो थुइलर है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो ग्रेट निकोबार में है। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टंप फ्रॉम द क्रिकेट, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। क्या डाउट था, एक सेकेंड। इसकी लगभग 732 मीटर्स है, वैसे तो पूछा नहीं अभी तक, हाइट पूछ रहे हैं तो 732 मीटर्स होगी, ठीक है जी। लेकिन सर आपने तो CDS क्लास में बोला था कि मैक्सिमम अंडमान निकोबार कोरल्स अंडमान निकोबार मिलते हैं, उस हिसाब से बी ऑप्शन से होगा। तो और क्या हमको कुछ अलग बोल दिए हैं अभी, तुम्हारे सामने वही तो बोलते जा रहे हैं कि CDS UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरह से था, लेकिन SSC ने थर्ड माना, कुछ और बोल दिए हैं क्या हम। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टम्प फ्रॉम द ग्राउंड इन क्रिकेट, तो क्रिकेट पिच की ज़रा लेंथ भी बताइए कितनी होती है, साथ साथ मतलब क्रिकेट पिच की लेंथ बताइए। और बताएंगे, और क्या बताएंगे, और आप ये बताइए कि क्रिकेट जो ग्राउंड जो बॉल होती है,
ठीक है, बॉल का वेट कितना होता है? बॉल का वेट कितना होता है? बॉल का सरकमफ्रेंस कितना होता है क्रिकेट बॉल का? वैसे तो मैं फुटबॉल का भी आपको बता चुका हूँ, फुटबॉल का भी सरकमफ्रेंस, डायमीटर, वेट वगैरह सब कुछ। और अभी रिसेंटली शॉर्ट पुट की जो बॉल होती है ना लोहे की, उसका भी पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना होगा सही आंसर? 28 इंचेस होगा। और अगर सेंटीमीटर में कभी लिख के पूछ ले तो लगभग 71 सेंटीमीटर्स होगा। बॉल के अगर वेट की बात करें तो 5.5 लगभग आउंसेज होता है इसका जो वेट होता है, 5.5 आउंस। और सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो 9 इंच इसका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। और अगर कभी ग्राम्स में पूछ ले तो रफली 155 से 163 के बीच में होता है। तो आप 160 ग्राम याद कर लो, ठीक है। इतना भी आई थिंक क्लोज नहीं पूछेगा आपसे। तो 160 ग्राम्स इसका वेट और सरकमफ्रेंस लगभग 9 इंच का। फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल का जो बॉल होता है उसका वेट होता है लगभग 15 आउंसेज याद कर लो, उसका 5.5 और इसका 15 है ना। ये लगभग आई थिंक 420 ग्राम के समथिंग कुछ निकल के आएगा। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 68 से 70 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, शॉर्ट पुट का भी पूछा था। और लगे हाँ, जरा ये बताओ कि एक जो टेस्ट मैच होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स कितने फेंकने होते हैं, पर आवर का कितना रेट होना चाहिए वो। और टेस्ट मैच की बात करें, फिर क्रिकेट की भी इन जनरल बात करें तो स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट क्या होता है किसी बैट्समैन का? इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। शॉर्ट पुट की बॉल की तो थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट पुट यानी कि जो आपने देखा होगा कंधे पे वो बड़ी सी बॉल रख के फेंकते हैं दूर, तो वो एक मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है वेट, ठीक है। तो मेल के लिए यानी मेन के लिए होता है लगभग 7.26 kg या फिर 16 पाउंड्स। फीमेल के लिए बात करेंगे तो ये लगभग होता है 4 kg यानी लगभग 8.8 पाउंड्स, ठीक है। टेस्ट मैच में मिनिमम 90 ओवर्स बॉल करने होते हैं। पर आवर अगर हम बात करें तो 15 ओवर्स पर आवर का रेट आपको लेके चलना होता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पूछा था आपसे मैंने, स्ट्राइक रेट क्या होता है? तो स्ट्राइक रेट होता है किसी बैट्समैन का कि उसने कितने रन, नंबर ऑफ रन्स, कितने रन स्कोर किए 100 डिलीवरीज में। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जो आपका ये बैट्समैन का जो एवरेज होता है, बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो होता है कि उसने कितने रन्स स्कोर किए और वो कितनी बार आउट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज उसका एवरेज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये चीज़ पता है आपको कि क्रिकेट, पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब हुआ था, फिर पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था? 1971 में। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? मेंस वाला 1975, विमेन वाला 1973 में हुआ था। पहला वाला जीता किसने था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। हमने 1983 में जीता और 2011 में जीता। होस्ट कब किया? 1987 में होस्ट किया, 96 में होस्ट किया, 2011 में होस्ट किया, 2023 में होस्ट किया। हमने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? 2 बार जीता। होस्ट कितनी बार किया? 1 बार किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन? इनमें से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? अरावली, राइन, अपलेशंस या फिर यूराल माउंटेन्स। डिफरेंट तरह के माउंटेन्स होते हैं। फिर प्राइमरली 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड कैसे बनते हैं? जब 2 कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती हैं उनका कॉन्वर्जेंस होता है, उनका मिलन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज आर हिमालयाज। किस तरह से ये इंडियन प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, है ना। सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बीच में टेथीज सी था, टेथीज सागर था और इस तरह से कोलिजन हुआ था। और यहाँ पे क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनको कि हम हिमालयन रेंजेस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अरावली रेंजेस भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। अंतर क्या है फिर हिमालय और अरावली में? कि अरावली को हम रेसिडुअल यानी अवशिष्ट पर्वत भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड फोल्ड हैं। फोल्ड तो हैं लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। हिमालय यंग फोल्ड हैं। अंतर क्या होता है? यंग फोल्ड की हाइट जो है अभी भी बढ़ती चली जाती है। ऐसा नहीं कि एकदम बढ़े जा रही लो, हर दिन कम से कम 15-20 मीटर बढ़ रही है। आप ये मान लो कि हर साल कुछ 2-3 सेंटीमीटर बढ़ती है। हिमालय जो कि 8 माउंट एवरेस्ट उसकी हाईएस्ट पीक है,
ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? लगभग आप ये मान के चलो कि 6000 मीटर, 6000 मीटर, ये लगभग अगर हम एवरेज हाइट की हिमालय की हाइट की कंसिडर करें तो उसमें 2-3 सेंटीमीटर एक साल में क्या ही फ़र्क डालते होंगे, आप खुद ही सोचिए। लेकिन ये सालों में, मिलियंस ऑफ सालों में बहुत बड़ा फ़र्क निकल के आ जाता है। फिर अगर हम बात करें ये जो ओल्ड फोल्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी हाइट अब बढ़ नहीं रही है या फिर और कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? क्योंकि दो तरह के फोर्सेज होते हैं सरन मैम, और वो है एक तो एंडोजेनिक फोर्सेज जिनको अंतर्जात बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सोजेनिक, बाहर जात, आँख दिखाता है। ठीक है, तो एंडोजेनिक जो है, अंतर्जात जो है, वो फोर्सेस क्या होते हैं, वो अंदर से लगते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अंदर, जो पढ़ा चुका हूँ टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, तो वो फोर्स लगा रही हैं, तो उसकी वजह से हाइट बढ़ रही है। एक्सोजेनिक में क्या होते हैं, जो एक्सोजेनस फोर्सेज हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सोजेनस एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी चीज़ को इरोड करते हैं, किसी चीज़ के वेदरिंग करते हैं, ये एक्सोजेनस जो एजेंट होते हैं। क्लियर है? तो एंडोजेनिक क्या होते हैं, एंडोजेनिक होते हैं जो किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं, एक्सोजेनिक जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। एपीरोजेनिक क्या होते हैं, ओरोजेनिक क्या होते हैं। तो ओरोजेनिक क्या होते हैं, ओरो का मतलब क्या होता है, माउंटेन, तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको ओरोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। क्लियर? तो अरावलीज जो एक टाइम पे हिमालय से भी बहुत ऊंचे थे, इसीलिए आज इतने नीचे हैं कि कुछ पूछो नहीं, आराम से इनको क्रॉस किया जा सकता है। तो ये रेजिडुअल माउंटेन्स है, फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। राइन वैली जो है ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। राइन वैली की अगर बात करेंगे तो ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी। ये ब्लॉक माउंटेन है। सर ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? तो ब्लॉक माउंटेन ऐसे बनते हैं जब ये मान लेते हैं कि जो दो हिस्से हैं या तो आपस में ये दूर जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो बीच का हिस्सा है उठ जाएगा और किनारे वाले उठे हुए अपीयर होने लगेंगे। या फिर अगर मान लेते हैं कि ये दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दूर ही जा रहे हैं, मतलब एक तरह से जो डाइवर्जेंस टाइप होगा, यहाँ पे कॉन्वर्जेंस नहीं डाइवर्जेंस, तो दूर जाने की वजह से क्या हो, ये गिर गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये नीचे धंस जाते हैं दूर जाने की वजह से। तो जो पार्ट नीचे गिर जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन, और जो पार्ट ऊपर उठ जाता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। बस इतना याद रखना है कि जो नीचे गिर जाता है ये उसको ग्रेबन बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो कि हम बोलते हैं गिरेबान में झांक के देखो, तो नीचे ही तो झांक के देखेंगे, और हॉर्स्ट। ठीक है, तो ये जैसे कि आपकी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसकी वजह से रिफ्ट क्रिएट होती है जब इस तरह से, तो ये बन गई कि नहीं रिफ्ट, यानी कि एक रिफ्ट टाइप क्रिएट होता है, गड्ढा टाइप क्रिएट होता है, ऐसे समझ लो। तो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ की है? ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में, जो आज भी माना जा रहा है कि आज भी वो चौड़ी हो रही है, और आज से मिलियन साल बाद वो पार्ट हिस्सा ही अलग हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल जहाँ पर रिफ्ट देखने को मिलती है, रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो होती है, गेस करो जरा। अपलैशियंस, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। अरावली की तरह ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? यूएसए में देखने को मिलेंगे। यूएसए जैसे यूएसए के यहाँ पे देखने को मिलेंगे ईस्टर्न साइड में अपलेशंस। यूराल कहाँ पे है? यूराल माउंटेन रेंजेस वो रेंजेस हैं जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। तो इनका मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो रशिया में है। कहाँ पे है? रशिया में। और रशिया में पता है कि उसका सर्टेन पार्ट एशिया में मेजॉरिटी और कुछ पार्ट उसका यूरोप में आता है। तो एशिया और यूरोप के बीच में है ये यूराल माउंटेन्स, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। ऐसे ही अगर हम ले लें जो आल्प्स माउंटेन्स हैं, कहाँ के? यूरोप के। आल्प्स माउंटेन जो हैं यूरोप के, ये भी आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स, और ब्लॉक माउंटेन्स के और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वॉस्चेस कहाँ पे? फ्रांस में। माउंट हर्ज, जो हर्ज माउंटेन है ये जर्मनी में है। ठीक है, और अगर हम बात करें माउंट किलीमंजारो, बताना जरा। माउंट किलीमंजारो ये कैसा है? माउंट एटलस, माउंट एटलस पता है कहाँ पे है? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, अफ्रीका, इसके एकदम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एटलस रेंज, ये भी आपका फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और जो माउंट किलीमंजारो है ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन अफ्रीका का किस देश में है? यहाँ पड़ता है वो, ये माउंट किलीमंजारो तंजानिया देश में। और इसको पता है हम किस नाम से जानते हैं माउंट किलीमंजारो को? हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन इन दी वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन तो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर की हाइट के साथ, लेकिन फ्रीली स्टैंडिंग में आता है माउंट किलीमंजारो।
क्लियर, जो कि हाईएस्ट पीक भी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अच्छा जरा कमेंट में बताएंगे कि एशिया या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर के साथ। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, यूरोप की हाईएस्ट पीक और एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ठीक है, इनकी आपको हाईएस्ट पीक बतानी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अपलेशंस और ये यूराल माउंटेन्स, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक, नॉर्थ अमेरिका की है रॉकीज़ माउंटेन्स में सचुएटेड देनाली, ठीक है, देनाली या फिर माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, ठीक है, माउंट मैकिनले, ये रॉकीज़ माउंटेन में है। रॉकीज़ भी पता है कैसे हैं, रॉकीज़ भी आपके फोल्ड हैं, कैसे हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि अपलेशंस मैंने बताया ना, अपलेशंस यहाँ पे हैं, अपलेशंस यहाँ पे यूएसए में, रॉकीज़ यहाँ पे हैं, रॉकीज़ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके रॉकीज़ में सिचुएटेड, रॉकीज़ में सिचुएटेड, ये कैसे हैं, यंग फोल्ड हैं, ये नवीन वलित हैं। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ, एकोनकागुआ, ये किस में है, ये उस माउंटेन रेंज में है जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, दैट इज़ एंडीज़ माउंटेन रेंज। ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कमेंट में आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में हमारे यानी अर्थ में सबसे लंबा लैंड फॉर्म कौन सा है। यहाँ पे आपका माउंट एल्ब्रस, और अंटार्कटिका में है आपका माउंट विंसन मैंसिफ, या फिर माउंट विंसन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ये विंसन मैंसिफ करके पूरा एक सीरीज़ ऑफ माउंटेन है, तो आप विंसन बोल लीजिए फिर विंसन मैंसिफ, क्लियर। तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक, और वर्ल्ड का पूरा लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है आपका मिड एटलांटिक रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हैलोजन कंपाउंड्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। R22 के प्रोडक्शन में हम किसको यूज़ करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, या फिर डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। इट इज़ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ये क्या होता है, CCl4, एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करेक्टली कौन सा मैच्ड है, जाकिर हुसैन सितार, सुल्तान खान सरंगी, बिस्मिल्लाह खान तबला, हरिप्रसाद चौरसिया सरोद। इस क्वेश्चन को रखने का मेन पर्पस ये एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो नहीं है, वो तो आप इतना मैं 20 लेक्चर में कर चुके हैं कि तुरंत तुम आंसर कर सकते हो कि जाकिर हुसैन तबला से हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान सहनाई से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से हैं, सुल्तान खान ही आंसर हो जाएंगे, मतलब इसमें सॉरी, हाँ ठीक है करेक्ट पूछा, तो सुल्तान खान इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक। मेन पर्पस रखने का इस क्वेश्चन को है कि इनका घराना लिख दो जरा कमेंट में जल्दी से, जो कल पढ़ाए थे शाम को, तुरंत। जाकिर हुसैन किस घराने से, तबला है, तबला घराने के लिए कौन सा फेमस है, पंजाब घराना, तबला के लिए तो पंजाब घराना ही फेमस था, और पंजाब घराना के जरा फाउंडर बता दो, नाम इनका क्या है फाउंडर, ठीक है। सुल्तान खान किस घराने से, ये सीकर घराने से, ये आई थिंक मैंने कल नहीं बताया था, तो इसको भी नोट कर लेना, सीकर घराने से हैं ये, सीकर कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान आपको पता है सहनाई वादक हैं, और सहनाई दोनों चीज़ लिख देता हूँ, सहनाई वादक हैं, और किस घराने से हैं ये, बनारस घराने से, ठीक है। और बाकी तो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। संगे मील से मुलाकात, संगे मील से मुलाकात जो इन पे वो मूवी बनाई, वो किसने बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, किसने बनाई, संगे मील से मुलाकात, इन पे हरिप्रसाद चौरसिया सरोद नहीं, फ्लूट होगा, फ्लूट होगा। और किस घराने से है ये है मैहर घराने से। मैहर घराने के ज़रा फाउंडर बताइए, और अगर इसका ना बता पाए तो फिर तो मान लो कि तुमने कल का लेक्चर देखा ही नहीं है पक्का, ठीक है। पूरी लंबी सी स्टोरी इसमें तो मैंने आपको बताई थी फाउंडर याद करने के लिए। पंजाब की अगर बात करेंगे, लाल भवानी, लाल भवानी सिंह, ये खुद लाल भवानी सिंह पखवाज प्लेयर थे, क्या बजाते थे, पखवाज, ठीक। और क्या पूछा था, और क्या पूछा था, मैहर घराने के फाउंडर। आला उदल की स्टोरी सुनाई थी, आला उदल, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। आमिर खान किस घराने के हैं, इंदौर घराने के, ठीक है। और ज़रा बताएंगे जयपुर मेवाती घराने के फाउंडर, सॉरी जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर, अली अहमद नहीं भैया, अलाउद्दीन अहमद। अल्लाह दिया खान नहीं यार, क्या तुम लोग कर रहे हो, अल्लाह दिया, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर अल्लाह दिया खान इनके हैं, जयपुर अतरौली के, ठीक है। ये जो अल्लाह दिया बता रहे हो, तभी मैंने पूछा यहाँ पे अल्लाह दिया खान जो बता रहे हो, ठीक है। और मैहर घराने से और कौन बिलोंग करता है, पंडित रविशंकर,
बड़े बड़े नाम जो है, पंडित रविशंकर, उनकी पहली वाइफ कौन, अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार से एसोसिएटेड हैं। सरोद प्लेयर अली अकबर खान, वो इनसे इस घराने से एसोसिएटेड हैं। बाकी पन्ना लाल घोष जो हरिप्रसाद चौरसिया की तरह ही फ्लूट बजाते हैं। वीजी जोग जो वॉलिन बजाते हैं, वो भी मैहर घराने से हैं एसोसिएटेड, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ओल्डेस्ट घराना ऑफ ख्याल म्यूज़िक, कमेंट में बताओ जरा। और तबला से पंजाब घराना है, पंजाब मतलब जितने भी आप जाकिर हुसैन जी के पिता ले लीजिए, यानी अल्लाह राखा को ले लीजिए, और जो भी आपके निखिल घोष, विक्रम घोष, ये सब किससे हैं, पंजाब घराने से हैं। पटियाला पैग लगा के, पटियाला जब पैग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, लगता है कि हमने सब फतेह कर लिया, तो उस्ताद फतेह खान, और फिर बाद में क्या करते हैं कि हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। और इंदौर में साफ़ सफाई आमिर खान जी ने कर दी थी। मेवाती घराना के फाउंडर, जरा ये आप कमेंट में बताएंगे, मेवाती जो हरियाणा का है। which is an integral membrane protein that forms the tetramer and facilitates the diffusion of water and some small unmodified solutes across cellular membranes। वह कौन सा अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और कोशिकीय झिल्लियों में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलय के प्रसार को सुगम बनाता है। अब होता कि जो सेल होती है, ऐसा नहीं कि जो आया उसको लो भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, नहीं, सर्टन गेटवेज होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सेल इज़ लाइक काइंड ऑफ बॉडी गार्ड, तो उसमें ऐसा तो है नहीं हर होता क्या भाई, हर जगह तो जैसे मान लो कि कहीं बॉडी गार्ड लगा होता है, तो हर पॉइंट पे थोड़ी नहीं लगा होता है, पूरा वॉल से फोर्टिफाइड रहता है। कोई भी किला हो गया, कोई घर हो गया किसी का, एक गेट होता है, गेट में बॉडी गार्ड लगा होता है। ऐसे ही ये बॉडी गार्ड होता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है एक्वापोरिन, जो चीज़ों को सेलेक्टिवली, कैसे सेलेक्टिवली, सबको नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को अंदर बाहर आने जाने की अनुमति देती है। प्रोटीन मेल होता है कि फीमेल, तो ये अगर हम बात करें सेलेक्टिवली आने जाने देता है, तो ज़रा कमेंट में आप बताएंगे अंदर बाहर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेल में। अंदर बाहर जो होता है सेल में, मैंने आपको नाम बताए थे, कमेंट बताइए। इसी चीज़ को जब हमारी सेल सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है जब चीज़ें फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन से तो लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो वही टाइप है एक्वापोरिन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये 1 सेकंड रुकना, डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं। ठीक है, तो एक्वापोरिन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्वापोरिन्स ब्राइटनेस कम हो गई, ठीक है। तो एक्वापोरिस, और अंदर बाहर को क्या बोलते हैं, अंदर को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। साइटो का मतलब सेल होता है, एंडो का मतलब अंदर, और एक्सोसाइटोसिस इसको बोल देते हैं। अगर खाना अंदर ले रहे हो तो फैगोसाइटोसिस, पीना पानी अंदर ले रहे हो तो पिनोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस समझ गए कि हाई कंसेंट्रेशन से जब लो कंसेंट्रेशन में चीज़ मूव करती हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल होता है क्या प्रोटीन? बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो गया सर, अच्छा, मतलब ऐसा तो लग रहा है जैसे तुम ही ने हमको चार्ज करके दिया था, लियो सर 100% हो गई, ये पढ़ाना शुरू करो है। पहले से वो कुछ ऐसा 60% पे था, और हाँ पुराना लैपटॉप है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो, तो ये वो सोल्यूशंस होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, बाहर लो कंसेंट्रेशन है, सॉरी बाहर हाई कंसेंट्रेशन होता है और अंदर लो कंसेंट्रेशन। अब ये कंसेंट्रेशन कर रहा हूँ, किसका कंसेंट्रेशन, वाटर का, ठीक है। जब मैं कंसेंट्रेशन की बात करता हूँ ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसी को ये बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस जो मूव करती हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने रूम फ्रेशनर डाला कोने में, ठीक है, या फिर मैंने अगरबत्ती जलाई कोने में, तो पूरे कमरे में महक जाती है। या फिर मैंने इंक डाली पानी में, वो कुछ टाइम के लिए तो कंसेंट्रेटेड रहेगी यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे पूरे पानी को नीला कर देगी वो, तो वो क्या है, वो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वहाँ पे कोई इस तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे आ जाओ, क्या हाइप क्रिएट हो रही है फालतू की, हाइप ओ कैसा हुआ, फूला हुआ लगता है हमें, जो लेटर ओ है वो फूला हुआ लगता है, तो इसमें चीज़ें फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर का हाई कंसेंट्रेशन है, अंदर लो कंसेंट्रेशन है, तो हाई से लो में मूव करेंगे तो फूल जाएगी, ठीक है। तो ये स्वोलन आरबीसी है, ठीक है।
हाइपर में क्या होता है? हाइपर इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपर अंदर हाई बाहर लो, तो हाई से लो मूव करेगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक अगर मैं रखोगे तुम किसी चीज़ को तो वो श्रिंक हो जाएगा। आइसो का मतलब क्या होता है? बाहर जितना कंसेंट्रेशन है उतना अंदर भी है, तो कोई मूवमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, हाँ अब जो है गर्दन घुमाओ पे कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, अब गर्दन घुमाओ कार्यक्रम के पीछे क्या ये रीज़न है देखो। तो हम हर 10 क्वेश्चंस के बाद आज से गर्दन घुमाओ कार्यक्रम रखेंगे। क्योंकि गर्दन में जो है ना, नेक में काफ़ी ज़्यादा दर्द है मेरे। ठीक है, और मैं भूल जाता हूँ कि मुझे गर्दन भी घुमानी होती है बीच बीच में, क्योंकि यार बहुत 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 ज़्यादा पेन है गर्दन में। पूरा नेक, और ये मतलब लोअर नेक और अपर नेक, मिडिल नेक सब ऐसी तैसी हुई पड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करती है यार। ठीक है नेक, तो इसीलिए क्या है कि देखा था मैंने यूट्यूब वगैरह में, तो बताते हैं कि थोड़ा सी एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, तो इसीलिए है गर्दन घुमाओ कार्यक्रम का रिमाइंडर लगा रखा है। तब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द लाइट ईयर? तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यस, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लाइट ईयर, ईयर देख के इसको टाइम का डिस्टेंस, टाइम का यूनिट मत मान लीजिएगा, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर, ये भी सही है। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ लाइट इंटेंसिटी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 2 4 में से एक ही सही हो सकता है, दो तो कभी सही हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, और लाइट ईयर कितना होता है? जब एक लाइट ईयर की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, तो ये होता है लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये होता है आपका एक लाइट ईयर। ठीक है, और इसी तरह पारसेक जो होती है वो भी यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस की। हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सपीरियंस स्कैन ऑफ द फेमस कवुंगल फैमिली एसोसिएटेड विद कथकली फॉर 6 जनरेशन? निम्नलिखित में से कौन 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कावुंगल परिवार का प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज है? कथकली के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग? आप दर्द लो, हम सिलेक्शन देंगे बिल्कुल। कथकली, हाँ, तो कथकली की अगर बात करें, केरल का है ये क्लासिकल डांस। ठीक है, कथा वर्ड से आया है, कथा का मतलब होता है स्टोरी, कली का मतलब होता है डांस। और कथकली में कितने वेशम बताए थे मैंने आपको? रेशम मत बोलना, वेशम है ये। ठीक है, कितने वेशम बताए थे, और वो शाम को कौन सी परफॉर्मेंस होती है जिसके बाद कथकली की परफॉर्मेंस, मेन परफॉर्मेंस शुरू होती है? तो ध्यान रखना, इसमें 5 वेशम होते हैं। 5 वेशम होते हैं, मतलब एक तरह से वो सज्जा सजावट जो की जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फेस होता है, मुंह होता है, उसमें ढेरों कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और मतलब ढेरों एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने फेशियल एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं इसमें। मतलब आपने वो देखा होगा ना एक कैरेक्टर को, जहाँ पे वो लाल, काला और हरा इस तरह से रंगे रहते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें 9 दिए जाते हैं, 9 टोटल 9। और कैरेक्टर्स कितने होते हैं इसमें? जो कैरेक्टर्स डिपिक्ट किए जाते हैं वो 7 होते हैं कथकली में। तो पद्म सुब्रमण्यम, तो ये तो भरतनाट्यम की, हमें उस ट्रिक में पूरा पता है। ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम याद आ रहा है आपको कि भाई जो अपनी माता रुक्मणी के एक कोई मतलब भरत की अलार्म बजी थी, तो भरत से भरतनाट्यम, अलार्म से अलार्मेल वैली। अलार्मेल जो वैली है वो किस स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं? तो हमने पढ़ा था पंडा नल्लूर से वो बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अलार्मेल वैली उन्होंने क्या किए, अपनी माता पद्म सुब्रमण्यम की, उन्होंने अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए तो रुक्मणी देवी अरंडले, पद्म सुब्रमण्यम, इस तरह से हमने याद किए थे। और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी के साथ इस तरह से गए थे, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, ये भी भरतनाट्यम से हैं। और जो चक्यार ये हैं, चाक्यार ये हैं आपके कूटियट्टम से। कूटियट्टम ये एक तरह का फोक डांस है केरल का। चाथुनी पाणिकर सही इसका आंसर होगा। कथकली के हमने और एक्सपेरिमेंट कैसे देखे थे कि बाल मिले ना मिले इस तरह से, तो पीवी बालकृष्णन। ठीक है, मिलेना से मिलेना साल्विनी, साल्विनी कुछ कली मिल जाए तो कुछ से कुंजू, कुंजू कुरूप,
कुछ कली मिल जाए, कली से कुंचुक रूप, और ऐसे याद कर लो कुछ कली और पानी मिल जाए, कुछ कली और पानी मिल जाए, तो पानी से पानी कर याद हो जाएगा। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है जो इसके पहले की जाती है, वो सेवा कली करके परफॉर्मेंस होती है कथकली में, ठीक। Which article of the Constitution mentions about the salaries and allowances of chairman, deputy chairman of Rajya Sabha and the speaker and deputy speaker of Lok Sabha? Salaries की कौन बात करता है? 92, 97, 94 या फिर 95? 92 की अगर बात करें तो ये इनके रिमूवल की बात करता है, रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। 97 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 94 की अगर बात करें तो इट टॉक्स अबाउट दी रेजिग्नेशन, वैकेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन हटाता है, कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा इलेक्ट करता है दोनों को। स्पीकर जैसे हमारा लोकसभा का है तो उसको कौन इलेक्ट करेगा? जैसे ओम बिरला है तो लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं। अभी इलेक्शंस भी हुए थे पहली बार, आपको पता है। और रिमूवल भी कौन करता है इनका? रिमूवल भी लोकसभा ही करता है। वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट जी की बात कर लें, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही तो हैं। यही तो हमारा आर्टिकल नंबर 64 और आर्टिकल नंबर 89 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनको इलेक्ट कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट को। उनको वही इलेक्ट करता है जो प्रेसिडेंट को हटाता है, ठीक है। कौन? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और रिमूवल के टाइम पे मैं ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन हटाता है? हटाता है, हटाने का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है। राष्ट्रपति को जब हटाते हैं अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 61 के तहत, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो दोनों हाउसेस में से किसी हाउस में भी आ सकता है रिमूवल का रेजोल्यूशन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है, क्योंकि वो वहाँ का चेयरमैन है। उन लोगों को स्पेशल मेजोरिटी से पास, एक तरह से इफेक्टिव मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से वहाँ से पास करवाना है अपने हाउस से। और लोकसभा से भी नाम मात्र का बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है बस, ठीक। 95 में क्या है? अनुच्छेद 95, तो इसमें बात की जाती है कि वो कुछ सर्कमस्टांसेस जिसमें कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। पूरा लिखेंगे नोट्स में कि सर्कमस्टांसेस इन विच डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर। कब? मान लो स्पीकर का ऑफिस, स्पीकर एब्सेंट है, आज आया नहीं, तबीयत ख़राब है, फिर किसी की मान लो कि ओम बिरला जी को अपनी बेटी की शादी करनी है, अब IAS तो बनी गई हैं, ठीक है, तो शादी करना है तो उनको वो लेना है अभी, ठीक है, तो वो एब्सेंट है अभी, तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो स्पीकर बन जाएंगे। मान लो वैकेंट हो गई, वैकेंट का मतलब हो गया कि मान लो कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। किसको रिज़ाइन देते हैं? इन्हीं को। जैसे यहाँ पे है ना आर्टिकल 94 रेजिग्नेशन की बात करता है, तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक। और स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ये सारी चीज़ें नोट करना है, ठीक है। ये क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ पहले कि स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है। क्लियर? तो स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो गया है। वैकेंट किसी कारण हो सकता है, या तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है डेप्यूटी स्पीकर को लिख के, या फिर उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और जब इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चलता है स्पीकर का, तो वहाँ पे चेयरमैन पे नहीं बैठ सकते, चेयर में नहीं बैठ सकते हैं, नीचे आके बैठना होगा सबके साथ। और या तो मान लेते हैं इनकी आकस्मिक डेथ हो गई स्पीकर जी की, तो उस केस में ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, उस केस में भी डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर बन जाता है। लेकिन मान लो कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो गई। मान लो कि स्पीकर की बेटी की शादी डेप्यूटी स्पीकर के बेटे के साथ है, दोनों एब्सेंट हैं, तब पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है लोकसभा में, वहाँ से कोई बंदा आएगा और गद्दी पे बैठ जाएगा, चेयर पे। चेयर का मतलब क्या होता है? तुमने अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग सुनी होगी तो तुमने सुना होगा, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं कि रिस्पेक्ट द चेयर, ठीक है, टॉक टू द चेयर। चेयर का मतलब हमसे बात करो, ठीक है, जो चेयरमैन है या फिर स्पीकर है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई आएगा और वो बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों का ऑफिस वैकेंट है, मान लो दोनों ने रिज़ाइन दे दिया, दोनों हट गए या फिर डेथ हो गई, इस तरह से कुछ, तो अगर वैकेंट है, एब्सेंट और वैकेंट में अंतर समझ गए, तो उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई नहीं आएगा। उस केस में प्रेसिडेंट किसी को
टेम्प्रेरी तौर से स्पीकर बना देगा और इलेक्शन करके फिर से आपको चुनना होगा जल्दी से। जिस तरह पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा में होता है, इसी तरह पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है राज्यसभा में। ज़्यादा कभी सवाल तो नहीं बने इससे, लेकिन बनने को बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा में और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बताइए। क्या चीज़? एक सेकेंड, क्या डाउट है सर? 90 तो और क्या मैंने बताया है? 92 में बताया तो है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन डिप्टी चेयरमैन। जो आप आर्टिकल नंबर 90 बता रहे हैं वो उन कुछ सर्कमस्टांसेस की बात करता है, ठीक है, जहाँ पे ये जो डिप्टी चेयरमैन होता है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड सर, 90 रिमूवल। दीपेंदु साहू जी आर्टिकल 90 सर्कमस्टांसेस की बात करता है और 92 रिमूवल की इनके बात करता है, ठीक है। प्लीज़ इसको एक बार आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़िए। फिर इसमें आते हैं अभी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट और बिटवीन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड, ठीक है, ये यार हम पढ़ चुके हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किस आर्टिकल में आता है, कमेंट में आप बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट, पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट 5 का चैप्टर 4, और आर्टिकल 124 से 147 के बारे में दिया हुआ है। इट रिप्लेस्ड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में बनी थी 1935 के एक्ट के हिसाब से। भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशियल रिव्यू, इन दोनों फीचर हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो और भारत में क्या हायरार्की है, एक तरह से थ्री टियर ऑफ जुडिशरी सिस्टम मेनली एग्जिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल या सीपीओ में सवाल पूछा इस बार, हेल्थ केयर सिस्टम कितने भागों में विभाजित है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो भी 3 टियर में डिवाइडेड है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। तो आर्टिकल नंबर 131 डील करता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जहाँ पे राज्य और राज्यों के बीच लड़ाई हो जाए या फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई हो जाए। एपेलेट जुरिसडिक्शन, अपीले क्षेत्र अधिकार 132, 133 और 134। certain matters, civil matters or constitutional matters. Appellate jurisdiction extend when the union plus some states are on one side and some other state on, गलत। यही तो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है या तो 2 स्टेट आपस में लड़ जाएं, 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में लड़ जाएं, सेंटर या फिर कोई एक मतलब सेंटर तो एक ही होता है, और या एक स्टेट लड़ जाए या फिर सेंटर के साइड 1-2 स्टेट हैं और स्टेट्स कुछ और स्टेट दूसरी साइड में। ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आती हैं। और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव नेचर का भी होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन मैटर्स से डील कर सकती है, नो अदर कोर्ट इन इंडिया। अंडर आर्टिकल 129, 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ वेस्टेड विद द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट के ऑर्डर्स की मौज लेना। कोर्ट ने बोला है कि आपको ये करना है, आप नहीं कर रहे, कोर्ट ने कुछ बोला, आप उसकी मौज ले रहे हो, तो वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जो भी चीज़ उसने, जो भी कोई जजमेंट पास किया गया है उसको एज ए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, फर्दर उसको यूज़ किया जाएगा केसेस में। आर्टिकल 142 क्या बात करता है, ये बात करता है किसी मैटर में, मैंने आपको कीवर्ड बताया था, इसमें याद रखना है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेल सकता है। तो एक्चुअल में ये वही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके पनिश कर सकता है। तो ये आपका सही होगा, ठीक, चल जाओ यार, ठीक है। तो ए और सी सही होगा आपका, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बी वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप अब कितना आसान है, मतलब आपको लग रहा होगा स्टेटमेंट वाला सवाल है कितना टफ है, आप खुद ही देखो। बी वाला तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे, सिर्फ बी को एलिमिनेट करते तुरंत आंसर आ जाता। तभी मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो और आसान होते हैं, अगर उसमें 1-2 स्टेटमेंट भी आप अच्छे से पकड़ लिए, ख़त्म होता है वो सवाल फिर, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, तो यहाँ पर आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बाकी तो ज़रा कॉमेंट में बता दो कि आर्टिकल नंबर 143 में क्या है और 141 में क्या है
और 130 तो यार देख ही चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। ये 2 आर्टिकल बता दो आप। अगला है आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए उपयुक्त उपकरण की पहचान करें। वही यार, मार्स ओलंपस, निक्स ओलंपस, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो इसका सही आंसर दो। इसमें 143 में होगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने आते हैं ऑन 2 मैटर्स, मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, मैटर ऑफ एनी जनरल फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो एडवाइस मिलती है प्रेसिडेंट को, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। जिस तरह फाइनेंस कमीशन की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, उसी तरह से ये एडवाइस भी बाइंडिंग नहीं होती। 141 का मतलब ये है 1 और 1 ने बाइंड कर रखा है 4 को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर या फिर जो डिक्री होगा वो बाइंडिंग होगा सारे निचले अदालतों पे, बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कौन सा डिवाइस होता है जिसको रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब ये भागते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी चलती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चलती है मैंने आपको बताया था, जब एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, रॉड में पानी भरा हुआ है, अब ये एकदम हॉरिजॉन्टल करके रखी हुई, जैसे नहीं मेले में एक रॉड आती थी याद है, इसमें नीला हरा पानी इस तरह से भरा रहता था, कुछ ऐसे फुलौरी टाइप डाले होते थे वो थर्माकोल का, वो तो देखा होगा आपने, है ना। तो अगर उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो क्या वाटर मूव करेगा? नहीं करेगा, उसको थोड़ा ग्रेडियंट देना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारे घर में तार बिछे होते हैं, आपको क्या है कि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक दूसरे के चलने में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। अब अगर मान लो इसको मैं मोटा कर दूं, मतलब इस तार को मोटा कर दूं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? और मैं तार को लंबा कर दूं, वो जो सेम तार थी उसको मैंने और लंबा कर दिया, मोटाई उतनी है, लंबा कर दिया, अब रेजिस्टेंस में क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? खुद ही सोचो। रेजिस्टेंस, अगर मैंने क्षेत्रफल बढ़ा दिया एरिया, तो इलेक्ट्रॉन्स अपना मटक मटक के चलेंगे, लहर लहर के चलेंगे, कोई टकराने वाला ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। यानी कि अगर एरिया को तुम कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, एरिया को अगर तुम कम कर दोगे तो बढ़ जाएगा, अगर एरिया को ज़्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सिंपल, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होगा। लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इतनी लेंथ थी, अभी मैंने इतनी लेंथ कर दी, थिकनेस उतनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है लेंथ पे, इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो रो एल अपॉन ए निकल के आता है, वेयर रो इज विशिष्ट प्रतिरोध, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसी को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अब सर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एक बार ओम्स जी ने क्या बोला, ओम, जैसे हम लोग मेडिटेशन में सुबह बोलते हैं ओम, तो इन्होंने 1827 में 1827 में एक लॉ दिया। ये लॉ में इन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग इन दी कंडक्टर। तो इसमें फिर इन्होंने आई आर, ये कांस्टेंट आया, आर रेजिस्टेंस, जो कि हमने देखा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस है जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। तो अगर हम ओम यहाँ पे रखेंगे, इसकी मीटर होगी, इसका मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट निकल के आ जाएगी। अब ये बेसिक सी चीज़ है, आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, क्लियर। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, और अगर मैं प्रतिरोध का उल्टा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स को और जो चलने में हेल्प कर रहे हैं, कंडक्टेंस, कंडक्ट कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट ओम इसकी होती है रेजिस्टेंस की। तो इसकी मो कर दो, उल्टा कर दो, एमएचओ कर दो, या फिर ओम का इन्वर्स कर दो, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं सीमेंस, ठीक है, सीमेंस बोलते हैं इसी को ही हम, ठीक। तो रियोस्टेट ये क्या करता है? रियोस्टेट जो है रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। करंट क्या होता है? करंट विद्युत धारा होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। मेजर किससे करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और
चार्ज चार्ज भी इसी से रिलेटेड होता है। चार्ज होता है अमाउंट ऑफ या फिर चार्ज होता है कितना करंट, या फिर हम करंट को अगर बात कर लें, करंट क्या होता है एक्चुअल में, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये होती है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, टाइम की होती है एसआई यूनिट सेकेंड, तो इसी को ही हम बोल देते हैं एम्पियर को क्या, कूलॉम पर सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड ही इसी को बोल देंगे, कूलॉम को। पता है एक जो आपका एक एम्पियर, या फिर जो हम अगर बात करें जो एक कूलॉम का जो चार्ज होता है ये कब निकलता है पता है, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलॉम ऑफ चार्ज बनाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई आपको कि नहीं आई? यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको जल्दी से, डरोगे तो नहीं हैं, जल्दी से एक चीज़ बता देते हैं आपको। वो चीज़ ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। काफ़ी लोग साइंस आते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। रेजिस्टेंस जो होता है इसको एक सर्किट में हम मेजर करते हैं। हम पहले वो देखते हैं कि जो सर्किट है पूरा वो सीरीज़ में है कि वो पैरेलल में है, यानी श्रृंखला में है कि समानांतर श्रेणी में लगा हुआ है। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है हर रजिस्टर पे। पैरेलल में क्या हुआ, उसमें करंट डिफरेंट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम फ्लो होता है हर रजिस्टर के पास। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर सेम रहता है। तो जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से करंट मैंने डाला, इसके पास जितना पहुँचेगा उतना इसके पास पहुँचेगा, उतना इसके पास पहुँचेगा। अभी यहाँ पे मैंने मान लो करंट डाला तो कुछ यहाँ बट गया, कुछ यहाँ बट गया, यानी करंट चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं पैरेलल। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकलेगा, वो R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर जितने भी लगे होंगे। तो सिंपल हमें ऐड कर देना होता है सीरीज़ में, श्रृंखला में। पैरेलल में क्या करना होता है, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी हैं आपके पास 1/R3, और इस तरह से चलता रहेगा आपका। तो ये होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। आज तो सारे बच्चे इंजीनियर बन गए। सर जल्दी निपटा दो, भूख लगी है। निशान सिंह, क्या ही बोलूँ मैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक क्रेडिट साधन है? देखो, हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा, कितना नहीं होगा, ये डिसाइड करती है देश की जो सेंट्रल बैंक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, ये डिसाइड करती है। वैसे तो गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, तो जो हमारी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इस चीज़ को बोलते हैं। और अगर हमारे देश की सरकार इस चीज़ को रेगुलेट कर रही, कितना पैसा फ्लो करेगा इस सारी चीज़ों को अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जैसे मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में फिस्कल पॉलिसी समझाता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने अभी टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, टैक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम घट गई। अब ये मत पूछना सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नहीं सही बता रहे, पेन फेंक के मार देंगे इसे। डिस्पोजेबल इनकम कि मेरे पास टैक्स वैक्स पे करने के बाद कितनी इनकम बची खर्च करने के लिए, तो डिस्पोजेबल इनकम कम, यानी मार्केट में, यानी इकोनॉमी में पैसा कम। सिंपल। अगर टैक्स घटा देती तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होता, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता तो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट करता, ज़्यादा लोग खर्चा करते हैं। सिंपल, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि MSP बढ़ा दी है, यानी किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। ऐसे RBI भी कुछ टूल्स का यूज़ करती है, जैसे CRR अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, SLR। अब तुम मुझे बताओ, अगर RBI को पैसा कम करना है इकोनॉमी में, तो CRR को बढ़ाना होगा, CRR SLR को बढ़ाना होगा, घटाना होगा, अगर इकोनॉमी में पैसा कम करना है, ठीक। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, तो इनके क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं, जो कि RBI, देश की सेंट्रल बैंक, पैसे को कंट्रोल करती है। उस कैसे करती है, कुछ टूल्स का यूज़ करके। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव जहाँ पे वो क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिव क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति बोलते हैं इसको हिंदी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मौद्रिक नीति का ये गुणात्मक उपकरण हो जाएगा। क्वांटिटेटिव क्या है, जहाँ पे आप CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनका यूज़ करते हैं और अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या है कि क्वालिटी का थोड़ा सा आप इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव की कल बात करेंगे, क्योंकि आज मैंने बात करी तो कुछ लोगों को भूख लग रही थी, कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे अभी, ठीक है, तो वो अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वालिटेटिव पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का जो मैंने पूछा था उसका उत्तर मैं कल बताऊँगा तो ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक ये होते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है कि RBI डिसाइड करती है कि ये वाले सेक्टर में इतना पैसा डालेंगे, ये वाले सेक्टर में इतना बैंक को बोलेंगे कि लोन दो, ये वाले में इतना बोलेंगे, ये वाले में इतना पैसा डालेंगे। राशनिंग, जैसे घर की राशनिंग करते हैं कि ये यहाँ पे खर्चा इसमें मतलब कपड़े वपड़े खरीदने में इतना, ठीक है, बिजली में इतना, तो मतलब इस तरह से राशनिंग करते हैं हम घर के, उस तरह से होता है। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं उपभोक्ता कुछ ऋण कुछ करके बोलते हैं, मतलब जो लोन लेते हैं ना, जब हम लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम लेते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपको मान लेते हैं 2 लाख का लोन लेना है, 2 लाख का लोन लेना है तो 4 लाख का कुछ गिरवी रखोगे, कोलेट्रल रखोगे। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी, बता चुके हैं। कोलेट्रल फ्री लोन किस में दिए जाते हैं ज़रा बताओ। तो अभी गवर्नमेंट बोल देगी, RBI बोल देगी कि नहीं बेटा 6 लाख का तुम्हें जो कोलेट्रल रखोगे 6 लाख उसकी कीमत होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग अब लोन कम लेंगे। क्यों कम लेंगे, क्योंकि यार 6 लाख के हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से 2 लाख का लोन उठाएं। तो ये हो गया। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाउन पेमेंट, जैसे कि कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है कुछ खरीदने वक्त। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई बाइक खरीदनी है KTM, क्योंकि तुम वो छपरी टाइप ठीक है, तो तुम 1 लाख कितने की आती है, 1 लाख की आती है पता नहीं, तो 1 लाख की मान लेते हैं KTM आती है, ठीक है। तो उसमें डाउन पेमेंट मान लो अभी है कि 10,000 डाउन पेमेंट करो और उठा लो। अभी RBI ने बोल दिया नहीं 20,000 करनी पड़ेगी, तो जो अल्ट्रा प्रो मैक्स छपरी हैं वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे फिर और मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि नैतिक दबाव हिंदी में बोलते हैं, कि RBI बोलता है कि भाई देखो जो हमने तुमको कुछ ऑफ़र दिए हैं, RBI ऐसे बोलता है, थोड़ा सा टाइट हो गया बैंक से कि सुनो इधर कि RBI जो हमने तुमको ऑफ़र दिए हैं, तुमको कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, तो तुम उनको लोगों को ही पास ऑन करो, ऐसा नहीं बैठे रहो पागलों की तरह, ठीक है। तो फिर बैंक बोलते हैं ऐसे गुस्सा के बोलोगे, तो बोलता गुस्सा के नहीं, प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है, मॉरली। तो ये चीज़ होती है इसमें हम क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को थोड़ा सा रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे पूछेगा नहीं क्या होता है, बट ये ध्यान रखना, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट और मॉरल सुएशन, बस नाम याद रखना, वो तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी pH क्या होता है ह्यूमन ब्लड का, बाकी क्वांटिटेटिव वगैरह हम कल देखेंगे, ठीक है। 1 लाख में स्प्लेंडर आता, अच्छा स्प्लेंडर आती 1.8 लाख निंजा पल्सर, हाँ अच्छा लड़कियों की पसंद है KTM, ऐसा है क्या। 1 लाख में स्कूटी नहीं आती है, अच्छा यार पता नहीं है मैं ज़्यादा। व्हाट इज़ द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, 6.5, 5.8, 10 या फिर 7.4। ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है। pH क्या होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जर्मन लैंग्वेज में इस P का मतलब होता है, पूछ चुका है, पोटेंस, ठीक। pH स्केल रन करती है फ्रॉम 1 to 14, कि कहाँ से कहाँ रन करती है, फिर बोल सकते हैं 0 to 14, ठीक है, ये रन करती है। इसका जो न्यूट्रल वैल्यू होता है वो कितने पे होता है, 7 पे। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे हमारा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा बताओ डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब कुछ चीज़ों के pH देखते हैं। देखो जो 7 से कम होगा वो एसिड होगा, जिसका pH मान, ये एक स्केल होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। तो अगर 7 से कम आया pH मान तो वो एसिडिक हो जाती है चीज़, 7 से ज़्यादा आया तो वो बेसिक हो जाती है, यानी अम्लीय और क्षारीय।
जैसे जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पेट में एसिड बनता है HCl, अरे भाई साहब क्या एसिडिक होता है, 1.6, पता है मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि तेजाब जैसा होता है। और समझ लो म्यूकस मेम्ब्रेन हमें इससे क्या करती है, श्लेष्मा झिल्ली प्रोटेक्ट करती है इन डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक को। और ये ज़रा बताइए जो एसिडिक मीडियम बनता है ये किस एंजाइम के फंक्शन होने के लिए भी एसिडिक होता है, ज़रा बताइए। लेमन जूस का थोड़ा सा और मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 के समथिंग होता है। एप्पल जूस में ज़रा बताइए कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। सबका पीएच वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है। और 7 डिस्टिल्ड वाटर का होता है। और जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है जिसमें सलीवरी अमाइलेज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है जरा बताओ। सलीवरी अमाइलेज का लगभग 6.4 होता है। ह्यूमन ब्लड का लगभग 7.4 होता है, ठीक है। सलाइवा का 6.4 से लेके 6.6। लेकिन अगर पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई सलाइवा की तो फिर डेंटल जो टूथ डिके है वो शुरू होने लगता है। कितना वैल्यू नीचे गिर जाए रेन का तो उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। कितना गिर जाए तो 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं, ठीक। पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंस ये सब हो चुका है, उसका भी बता दिया आपको। और क्या, और जो हमारा यूरिन होता है उसमें उसका लगभग 4.8 समथिंग कुछ होता है। और बेसिक की अगर बात करें तो 10 पीएच वैल्यू किसका होता है, ये ध्यान रखना, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसको मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताओ जरा जल्दी से। तो ये पेप्सिन के फंक्शन करने के लिए भी एसिडिक होता है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। और सलीवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। इसका पीएच वैल्यू होता है 10। ये क्या करता है, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, हाईली बेसिक। अगर देखें 10 है तो अच्छा, ये जो जैसे कि ब्लड का 7.4 है तो इसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली एल्कलाइन और स्लाइटली बेसिक। सलाइवा को क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। एंटासिड के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं, जो पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जिसको कि हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जिसको कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, जब इसमें हम माइल्ड एडिबल एसिड को ऐड कर देते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टैमरिंड में यानी इमली में। और किस में होता है, ग्रेप्स यानी अंगूरों में, एप्पल में मेलाइक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, मिल्क में या फिर जो दही होता है इससे बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और HCl को हम किस नाम से जानते हैं, म्यूरियाटिक एसिड। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल। किस प्लेनेट में H2SO4 के क्लाउड्स मिलते हैं। और HNO3 को क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। 3 HCl और 1 HNO3 मिलकर क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया बनाते हैं, जिसको कि हम फूड कंजर्वेटर के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम गोल्ड वगैरह को डिज़ोल्व करने में यूज़ करते हैं। और H2SO4 के क्लाउड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, वीनस में देखने को मिलते हैं, शुक्र ग्रह में, जो सबसे गर्म है, चमकीला है, अर्थ की ट्विन सिस्टर है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ठीक। अनूप राग विलास इज अ बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस। अनूप राग विलास पंडित जसराज किस घराने से हैं, कल देखा था हम लोगों ने, पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न नहीं मिला इनको, मेवाती घराना से, ठीक है। मेवाती घराना से ही, मेवाती घराने के फाउंडर कौन है जरा बताएंगे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं, तो ये है लखनऊ का कालका। ये तो सबको पता है ना कि कथक से एसोसिएटेड हैं, कि ये भी नहीं पता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से, कालका प्रसाद थे एक हमारे, ठीक है, बिंदादीन, कालका बिंदादीन घराने से, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से, ठीक है। और पंडित कुमार गंधर्व सही आंसर होगा। पंडित कुमार गंधर्व के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इनका ओरिजिनल नेम था दैट वाज शिवपुत्र सिद्धा रमैया वस्तावैया, सिद्धा रमैया कोमकाली मत, ये इनका ओरिजिनल नेम था। खासियत इनकी ये थी कि इन्होंने किसी भी घराने से खुद को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था कि हम कौनों घराने के नहीं हैं। कुमार गंधर्व ध्यान रखना, ठीक है। और मेवाती घराना के माटी में मिल जाओगे, माटी में मिल जाओगे और नज़र नहीं आओगे, तो गग्गे नज़ीर खान,
क्लियर। और ज़रा बताओ कि वो हमारे क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम था, पंडित भीमसेन जोशी, ये किससे हैं? पंडित भीमसेन जोशी जी किस घराने से हैं? उसी घराने से हैं जिसके फाउंडर अब्दुल करीम खान थे, वहीद खान थे, हैं उसी से जिससे गंगूबाई हंगल जी हैं। कौन सा घराना? कैराना घराना। कि इसी तरह कहते हैं ना, किराना की दुकान पे गंगूबाई बैठी हैं, भीम से बोल रही हैं सवाई, तो सवाई गंधर्व, 1.25 किलो अनाज दे दो, सवाई गंधर्व। किराना कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में? विच द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? ब्लड, बोन, लिगामेंट। कनेक्टिव कौन होते हैं? कनेक्टिव जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ब्लड, बोन, लिगामेंट, तीनों ही है। ठीक है, तीनों ही है। और कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। ठीक है, अब देखो ये लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है और टेंडन किसको कनेक्ट करता है। टेंडन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जो टेंडन होता है वो मसल को, अब देख रहे हैं, बोन से कनेक्ट कर रहा है। याद कैसे रखेंगे? MTV करके एक वो चैनल आता था ना, MTB, ऐसे याद कर लो, MTB। तो M से हो जाएगा आपका मसल, B से हो जाएगा बोन, और T से हो जाएगा टेंडन। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। ठीक है, कंडरा बोलते हैं। तो टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है? मसल को बोन से। और बोन को, ठीक है, बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। ठीक है, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। क्लियर? किसको कौन कनेक्ट कर रहा है? कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ये देखो, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों वो फ्लूइड क्यों है? अब बोन इतना सॉलिड होता है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो बड़ा हार्ड है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के से बना हुआ इसका मैट्रिक्स है, बड़ा हार्ड है। और ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा। कल पढ़ाएंगे तुम्हें ब्लड के बारे में पूरा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ ब्लड होता है, इसलिए कार्टिलेज ना तो बोन की तरह हार्ड होता है और ना ही बहुत ही सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज जैसे कि कान अपना पकड़ो जरा, कान घुमाते तुम्हारे टीचर, घुमाते थे तो ऐसा था नहीं, घूम के रह जाता था, फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता था, क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है। हमारी नोज़ जो है ना, नोज़ की टिप में छुओ सभी लोग अभी, वो कार्टिलेज है। ऐसे जो हमारा ट्रैकिया है ना, जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, उसको सराउंड कर रखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने, कार्टिलेज के छल्लों ने, सो दैट वो कोलैप्स ना कर जाए। ऐसे सांस लो चपक गई, लो भैया सांस ही नहीं जा रही अब तो वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ध्यान रखना। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मुझे पता है लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ नाच गाना तो कर नहीं रहे हैं, है ना। आज ज़्यादा पढ़ लोगे तो कल कम पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उनको बोलते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से बहुत हार्ड नहीं होते हैं, तो उनको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और ज़रा कमेंट में बताएंगे कि एडिपोज टिश्यू का नाम सुना है किसी ने? एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, बताओ जल्दी से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, डैश डिजीज़ लास्ट ओनली फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। कौन सी बीमारियां जो बहुत कम समय तक रहती हैं? भूख लगी है सर, अरे खुश, अभी तुम लोगों को 11 भी नहीं है जो भूख लगने लगी, ये कोई खाने का टाइम होता है? एटलीस्ट सबके यहाँ मुझे लगता है 12 या फिर उसी के बाद खाना खाया जाता होगा, है एटलीस्ट 11 से तो बाद ही खाया जाता होगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू ये फैट स्टोरेज, या फिर ज़्यादा आज पढ़ ली हो तो भूख ज़्यादा लगने लगी है। ये सही है फिर तो, जिसको भूख नहीं लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो फिर। फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं ये, इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट, साइट मतलब सेल, ये सेल होते हैं स्पेशलाइज सेल जिससे कि एडिपोज टिश्यू बना होता है। जैसे मोटे लोगों को देखा होगा, चर्बी उनकी मोटी होती है, बड़ा जल्दी उनको गर्मी मतलब सर्दी नहीं लगती है, तो उनके एडिपोज टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी डिजीज़ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं? उनको बोलते हैं एक्यूट। जैसे खांसी, जुखाम, ये कुछ टाइम के लिए जो बीमारियां रहती हैं ना, खांसी जुखाम, तो उसको एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक होती हैं जो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक क्या होती हैं? जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जैसे कि टीबी हो गया, एड्स हो गया। डायरिया को किस में रखोगे? डायरिया को हम एक्यूट में रखेंगे, जैसे कुछ दिन होता है, हफ्ते भर और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब एक्यूट, ऐसा नहीं कि सालों तक चली आ रही हैं। आपका डायबिटीज़ हो गया, ये आपका क्रॉनिक होगा। आर्थराइटिस हो गया,
तो क्रॉनिक होगा, काफ़ी सालों तक चलते हैं ये डिजीज़ेस, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं। हेरिडिटरी वो होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं। जैसे मान लो कि आपके घर वालों को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आपको भी अस्थमा का प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आपके घर वालों को कैंसर किसी को हुआ है तो आपको भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं। कोई भी डिजीज़ हेरिडिटरी हो सकती है। यूजुअली जो हमारे ये होती हैं क्रॉनिक डिजीज़, ये हेरिडिटरी यही हेरिडिटरी हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी डिजीज़ हेरिडिटरी हो सकती है जो हमें अपने जनरेशन से पास ऑन हुई हो। जेनेटिक होती हैं जो जीन्स में कुछ हो जाए। अब जेनेटिक में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, अगर आपको याद हो, या फिर कुछ चीज़ें बताई थी कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये पढ़ाया ना मैंने आपको कि नहीं पढ़ाया? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पढ़ाया होगा ये मैंने। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। और एक चीज़ कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में तो अंतर पता है ना सभी को। कम्युनिकेबल क्या होती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं। तो कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक से दूसरे में पास हो जाती हैं। जैसे मैंने छींक मारी, तुमको भी जुकाम कर दिया मैंने, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, मैंने तुमसे हाथ मिलाया तो ऐसा नहीं कि तुमको भी डायबिटीज़ हो गया या फिर तुमको भी अर्थराइटिस हो गई, ठीक है, या फिर तुमको भी इस तरह से कुछ टीबी हो गई अगर मुझे टीबी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में पास ऑन हो जाए तो उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में पास ना हो, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें अगर कोई जीन में कुछ खराबी आ जाए तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर बात करें तो सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब क्या है। और आपका ये क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ये हेरिडिटरी नेचर का होता है। हमें ये तो मतलब बहुत चांसेस होते हैं, या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 100% चांसेस होते हैं कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो मतलब ये आपके किसी ना किसी से मम्मी पापा से आया है। मतलब जहाँ पे आप कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर आप फोर्सेज में नहीं जा सकते हैं, आप IPS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं अगर आपको ये कलर ब्लाइंडनेस है। क्योंकि था एक मेरा फ्रेंड, उसको ऐसा कलर ब्लाइंडनेस था, UPSC वगैरह क्लियर हो गया था उसका, तो मतलब IPS उसको नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि कलर ब्लाइंडेड था वो, क्योंकि होता है मेडिकल इसमें भी। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। और जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि हमारा क्रोमोजोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं। क्रोमोजोम में भी अब बात आती है कि सेक्स क्रोमोजोम है कि ऑटोसोमल क्रोमोजोम है, क्योंकि हमें पता है। और ज़रा क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने करी थी, कब करी थी, ये भी बता दो, ठीक है, जिनका नाम W से स्टार्ट होता है। तो सेक्स क्रोमोजोम हमें पता है एक पेयर होता है, और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम होते हैं। टोटल 23 पेयर होते हैं, जिसको वॉल्डर फ्लेमिंग जी ने डिस्कवर किया था। तो टोटल 23 होते हैं, इसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और एक सेक्स होता है। सेक्स में भी कौन क्या होता है, XX होता है फीमेल और XY होता है मेल। तो अगर अगर एक मान लो कि X मिसिंग हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ये सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि XX किसका होता है, फीमेल का। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं नीले-फेल्टर सिंड्रोम। नीले-फेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या है, ये सिर्फ मेल्स में होगी, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से होगी। ऑटोसोमल में एक है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम। इसमें इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ये होता है आपका, ठीक। शॉर्ट आते आते तक आज काफ़ी थकावट हुई। क्या हो गया भैया? जो SSC ने यार माना, SSC एस्पिरेंट, वही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसका अलग जगह दिया, जो ज़्यादातर जगह एक्सेप्टेड है वो मैंने आपको बताया, लेकिन SSC ने जो माना फिर वही आपको बताना होगा, ठीक है। So Sherlock Holmes once said that an empty stomach helps our brain to work fast, cause oxygen will start to work in digestion of the ये होगा दीपेंदु, होगा, ठीक है। Who has been appointed as the first women chairperson as the head to head the railway board? कौन है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है अभी सिलेक्शन पोस्ट में, है ना। जय वर्मा सिन्हा है। प्रमिलता देवी पता नहीं कौन है। ऐसी ऑप्शन बना दिया था ये तो। ये स्वाति नायक जी की अगर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉ फील्ड अवार्ड मिला इनको, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ फील्ड अवार्ड।
और नॉर्मन बोरलॉ को अवार्ड कब मिला था नोबेल वाला, और सोनाक्षी सिन्हा की तो क्या कहने, इनके पास तो अवार्ड ही अवार्ड है। इनको ये नहीं पता है कि राम जी के भाई कौन है, इनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए थे तो इनके लिए उनके मतलब कौन बेहोश हो गया था, तो हनुमान जी इनके लिए जड़ी बूटी लेके आए थे। तो ये इतनी तेज़ है ये, ठीक है। और इनको 1970 में क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था नॉर्मन बोरलॉ जी को, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड बोलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बी रिसीव्ड दी शास्त्र रामानुजन प्राइज़, मनीष देसाई, राजेश्वर राव, रुइजियांग जांग या फिर जुआन जांग। कौन है ये, तो ये हैं देखो मनीष देसाई जी की अगर बात करें तो ये पीआईबी के नए हेड बने, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। राजेश्वर राव जी की अगर बात करें तो ये डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, आरबीआई के, और इनका टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नर बताएंगे आरबीआई के कौन है अभी करंट में। और रियू जियांग जांग जो कि चाइना से हैं लेकिन अभी यूएसए में के आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं को ही शास्त्र रामानुजन प्राइज़ मिला है इंडिया की तरफ से। जुआन जांग, ध्यान रखना ये कौन था, ये और कोई नहीं, यही शक्तिमान ही है, ये गंगाधर बन के आया यहाँ पे। क्या नाम है इसका, ये ह्यून सांग है, सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर इन इंडिया, सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर जो किसके टाइम पे आया था। ये आज का आपका होमवर्क है, और होमवर्क करके ना लाए ध्यान रखना तुम कल, और डायरी में सबके साइन चाहिए, मम्मी पापा किसी से साइन करवा के लाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन और है यार, चलो कोई नहीं। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन दी ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आपको बताना है कि कितने मेडल जीते। तो इंडिया ने 6 टोटल गोल्ड मेडल्स जीते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। हुआ कहाँ पे, जहाँ पे इस बार का कॉप दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने वाला है, एज़र भाईजान की कैपिटल बाकू में, एज़र भाईजान के कैपिटल बाकू में होने वाला है, ठीक है। इंडिया ने टोटल अगर बात करें तो 14 मेडल जीते थे, अगर पूछ ले तो टोटल 14 जीते थे मेडल, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो आज का लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग आपके परमार एकेडमी एप्लीकेशन से, ठीक है। PYQ पार्ट 4 PDF कोर्स, जिसको डेमो देखना है परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे पहले लेक्चर के नोट्स पड़े हुए हैं एज अ डेमो, तो वो देख सकते हैं। ये क्वेरी नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐप में दिक्कत है तो उस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मास्टर हमको छोड़ दो मास्टर। पकड़ लो इसका जाने। आज सर बैच का एक्सटेंशन का पेमेंट किया ऐप से ही कर दूँगा, 30% समथिंग बोल रहे थे, मतलब बैच का एक्सटेंशन का। वो ऑप्शन आता तो यार मुझे खुद नहीं पता है कहाँ से कुछ होता है ऑप्शन, देखना पड़ेगा कल। वो बिलिंग सेक्शन होता है, एक बिलिंग सेक्शन करके वहाँ पे। सर की फेवरेट हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा है। इतने बुरे दिन नहीं है मेरे अभी। सर जी डांस क्या चीज़, सर जी डांस गॉड ऑफ डांस किसको बोलते हैं। ये तो काफ़ी जनरलिस्टिक टाइप क्वेश्चन है, मतलब ऐसे इंडिया में तो शिव जी को ही बोलते हैं। सर कर्व का बोला था, कर्व का ठीक है, नोट वो डाल देना तो कल करते हैं कर्व्स, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है इतने लंबे लेक्चर्स भी। तो अब डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी ये लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे। यस, पहले दिन 10,000 तो नहीं थे, 7,000 थे। देख रहे हो 7,000 से कितने, पता नहीं आज तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कभी कभी ये ग्लिच आ रहा है, ठीक है। वैसे तो एवरेज 2-2,500 रहते हैं, तो वही लगभग है कि आधे से भी कम हो गए स्टूडेंट, तो वही है। कंपटीशन इतना भी टफ़ नहीं होता, इतना भी टफ़ नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंसी का खेल होता है। कंसिस्टेंट रहना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सब लोग नहीं रह पाते हैं। चलिए भाई, थैंक यू।